हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त और मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे होंगे। हम कल राजस्थान के इतिहास की बातों में हम पढ़ रहे थे राणा कुंभा, और कुंभा के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी। कुंभा की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी, जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थे उनकी बात, और जो कुंभा की स्थापत्य कला थी उनकी बातें हमने कर ली थी। अगर उनमें देखें, हमने थोड़ी सी बात करें तो कुंभा के टाइम पर एक आवल बावल की संधि होती है, 1453 में होती है। इसकी मध्यस्थता कौन करती है? हंसाबाई करती है। और इस आवल बावल की संधि के तहत में क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ जो है इसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। मेवाड़ का शासक कुंभा और मारवाड़ का शासक कौन होता है? जोधा, है ना। इन दोनों के बीच में संधि होती है। इन के बीचों में ये जो दुश्मनी थी, इस दुश्मनी को भुलाने के लिए कुंभा व जोधा ने अपने जो पुत्र और पुत्री का विवाह किया था, यानी जोधा का जो बड़ा बेटा था रायमल, उसका विवाह जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, उसके साथ में किया गया था। उसके बाद में कुंभा ने एक युद्ध, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। उस युद्ध में सारंगपुर का देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा ना। एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये युद्ध होता कब है? तो युद्ध होता है 1437 को। कब, किस किस के मध्य होता है? तो ये होता है कुंभा, और कुंभा कहाँ का है? मेवाड़ का। वर्सेज एक मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। इसको हराता है कौन? कुंभा। कुंभा हरा देता है महमूद खिलजी प्रथम को। सारंगपुर का युद्ध हुआ क्यों था? हमने बात की थी कि कुंभा का जो पिता था, इसका पिता कौन था? मोकल। और इस मोकल के जो हत्यारे थे दो, एक तो था आपका एकचा। कौन था? एकचा। और एक था महपा पंवार। कौन था? महपा पंवार। ये दोनों भागकर किसकी शरण में आ जाते हैं? तो महमूद खिलजी प्रथम की शरण में आ जाते हैं। जब कुंभा इस महमूद खिलजी प्रथम के पास में संदेश भेजता है कि आप जो हमारे जो पिता का, मेरे पिता के जो हत्यारे हैं उनको आप छोड़ दो, उसके बाद में हम क्या करेंगे? उनकी हत्या करेंगे। लेकिन महमूद खिलजी प्रथम कहता है कि नहीं, ये तो हमारी शरण में आए हुए व्यक्ति हैं, और शरणागत, यानी हमारी शरण में आए तो हमारे शरणागत हैं, और हम शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। इस कारण से छोड़ता नहीं है। तो कुंभा इस पर अटैक करता है महमूद खिलजी फर्स्ट पर, जिस कारण से युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। और युद्ध होता कब है? 1437 में। कुंभा इस युद्ध को जीत लेता है। इस युद्ध को जीतने के बाद में एक चित्तौड़ में एक इमारत का निर्माण करवाता है, और वो इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की बात करें तो 9 मंजिला भवन है, और इस पे तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इसकी 9वीं मंजिल जो है बिजली गिरने के कारण गिर गई थी, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। एक आगे चलकर शासक होएगा मेवाड़ का स्वरूप सिंह, उसके द्वारा इस जो 9वीं मंजिल है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। कुतुब मीनार से तुलना की है इस विजय स्तंभ की किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इस विजय स्तंभ की हमने प्रतीकों की बात की तो राजस्थान पुलिस शहर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है, और एक आपकी जेके जो सीमेंट है उसका मुख्यालय जो निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में। तो इन सब की आपने बात कर ली थी कल, है ना। अब आगे आज हम बात करेंगे किसकी? कुंभा की जो साहित्यिक कला है, कुंभा की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो कुंभा के द्वारा जो मुख्यतः ग्रंथ लिखे गए थे संगीत पर आधारित 4 लिखे गए थे। कितने ग्रंथ? 4 ग्रंथों की रचना करता है। देखो, एक है संगीत राज, एक है संगीत मीमांसा, एक है संगीत रत्नाकार, और एक है सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध। तो कितने ग्रंथ लिखे थे कुंभा ने संगीत पर? 4 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे सर? तो एक तो लिखा है संगीत राज, एक संगीत मीमांसा, एक संगीत रत्नाकार, एक सुधा प्रबंध। अब ये संगीत राज जो है ये संगीत पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? एक है पाठ रतन कोश, एक है गीत रतन कोश, एक है वाद्य रतन कोश, एक है नृत्य रतन कोश, और एक है रस रतन कोश। देखो याद कैसे करना है अपने को याद करना है। संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। कितने भागों में है? 5 भागों में। याद कैसे करें सर? देखो, पढ़ेंगे तो कोई पाठ, आप जब छोटे हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमने एक पाठ पढ़ा। पाठ को किस रूप में पढ़ा? गीत के रूप में पढ़ा। तो गीत के रूप में पढ़े तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, गीत ऐसे ही गाएंगे, तो हमने उसके साथ में थोड़ा सा वाद्य भी बजाया। गीत पाठ पढ़ा, कैसे पढ़ा? गीत गाकर पढ़ा। थोड़ा मजा नहीं आए तो हमने वाद्य पढ़ा, वाद्य के साथ में थोड़ा गीत पढ़ा। और वाद्य और गीत जब दोनों आपस साथ में हो तो फिर नृत्य करने का मन करता है, तो हमने क्या किया? नृत्य किया। और जैसे ही हमने नृत्य किया तो हमें क्या हो गया भाई साहब? आनंद आ गया। जैसे ही हमने नाच लिया ना थोड़ा सा हम, तो हमें क्या हो गया? आनंद आ गया, आनंद की प्राप्ति हो गई। तो हमें क्या मिला? आनंद में क्या मिलता है? रस मिलता है। तो क्या हुआ? रस मिला।
तो याद कैसे रखोगे, पाठ पढ़ा किसके रूप में, गीत के रूप में, फिर हमने वाद्य के बजाया थोड़ा सा, फिर हमने वाद्य के साथ में क्या कर लिया, नृत्य कर लिया, और नृत्य करते ही हमें क्या मिला, रस मिला, रस की अनुभूति हुई। तो याद कैसे करोगे, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश, सबके आगे क्या कर देना है, रतन कोश लगा देना है, आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। किसकी बात की है, 5 भाग किसके हैं, संगीत राज के हैं। संगीत राज के कितने भाग हैं, 5 भाग है। संगीत पर लिखा सबसे बड़ा गीत जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो संगीत राज है। संगीत राज किसके द्वारा लिखा गया, तो मेवाड़ के राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। ठीक है साहब, आगे चलो। कुंभा के दरबार में और भी बहुत सारे विद्वान रहते थे। एक ग्रंथ है गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखा था किसने, जयदेव ने। और इस जयदेव ने जब कुंभा ने कहा कि भाई तुमने क्या लिखा है, तो ये गीत, कुंभा ने कहा ये तो मैंने लिखे, इससे पुराने भी कोई ग्रंथ वगैरह है क्या, तो लोगों ने कहा है महाराज, ये लो। तो ये गीत गोविंद को जो पढ़ता है, तो गीत गोविंद को पढ़ता है तो ये थोड़ी सी बड़ा था और थोड़ी सी भाषा इसकी कठिन थी। तो कुंभा ने कहा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा लिख देता हूँ, थोड़ी सी सरल भाषा में लिखा। तो इस पे टीका लिख दी। टीका का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रंथ बड़ा है उसका थोड़ा सा छोटा रूप और उसको थोड़ी सी सरल भाषा में लिखना क्या कहलाती है, टीका। तो इस गीत गोविंद पर कुंभा ने टीका लिखी, कौन सी, रसिक प्रिया की टीका। कौन सी टीका लिखी है, रसिक प्रिया की टीका लिख दी। किसका ग्रंथ है गीत गोविंद, तो जयदेव का ग्रंथ है। और इस पे कुंभा क्या करता है, टीका लिखता है। कौन सी, किस नाम से, रसिक प्रिया के नाम से टीका लिखता है ना। एक है चंडी शतक, ये बाण भट्ट का ग्रंथ है और इस पे भी कुंभा ने टीका लिखी है ना। एक संगीत रत्नाकार है, ये सारंगधर का ग्रंथ है और इस पे भी कुंभा ने क्या लिखी है, टीका लिखी है। ये ध्यान रखना। टीका का मतलब क्या होता है कि उस ग्रंथ का थोड़ा सा छोटा रूप और थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी छोटा और सरल भाषा में लिखकर उस गीत ग्रंथ को लिख दिया जाता है ना। कुंभा क्या एक दरबारी विद्वान था, कान्हा व्यास। कौन था, कान्हा व्यास। और इस कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य में ग्रंथ लिखा गया था। जब ये कान्हा व्यास एक दिन दरबार में बैठा था तो कुंभा ने कहा भाई तुमने क्या लिखा है, तो इसने कहा कि महाराज मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है। तो कहा कौन सा ग्रंथ लिखा, तो कहा मैंने तो एकलिंग महात्म्य नाम से ग्रंथ लिखा है। कान्हा, इस कुंभा ने कहा कि ला कान्हा दिखा मेरे को कैसा ग्रंथ है। तो कुंभा ने जब देखा, तो कुंभा ने देखा तो इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद में कुंभा ने कहा यार बाकी तो ठीक है, लेकिन एक जो आगे का थोड़ा सा भाग है ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ तोड़ फोड़ के मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। कान्हा व्यास ने कहा महाराज आप लिख दो, क्योंकि ये राजा है इसको नट भी कौन सकता है। तो कान्हा, इसने कहा कि महाराज आप लिख दो, कान्हा व्यास ने। तो ये जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है किसका है मुख्य रूप से, तो ये है आपका कान्हा व्यास का। लेकिन इसका जो प्रारंभिक भाग है, इस भाग की रचना किसने की, तो कुंभा ने की। किस नाम से की, राजवर्णन। किस नाम से की है, राजवर्णन। भाई राजा ने लिखा है तो नाम क्या हो गया, राजवर्णन हो गया। ये थोड़ी सी चीज आपको ये भी ध्यान रख लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कुंभा का जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था मंडन। मंडन बड़ा जोर का आदमी था। मंडन बड़ा जोर का आदमी था। ये वास्तुकार भी था और क्या था, ये राइटर भी हुए हैं। देखो इसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, एक तो राजवल्लभ, एक देवमूर्ति प्रकरण, एक सगुन मंडल, एक वैद्य मंडन, एक प्रसाद मंडन, एक कोदंड मंडन, एक रूप मंडन। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो कुंभा के जो दरबारी विद्वान है, इस दरबारी विद्वान का नाम क्या है, तो ये नाम है आपका मंडन। अब मंडन के द्वारा जो लिखा गया है, अब देखो ये जो राजवल्लभ है ये किस पे लिखा हुआ है भाई, स्थापत्य कला पर लिखा हुआ है। किस पे लिखा है, ये स्थापत्य कला पर लिखा हुआ है ना। ये स्थापत्य कला की जानकारी देता है। ये जो है मूर्ति की जानकारी, मूर्ति कला पर लिखा है। इस पर मूर्ति कला पर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सगुन शास्त्र जो है वो शास्त्र के बारे में जानकारी देता है ना। और जो ये वैद्य मंडन है, अब ये वैद्य मंडन किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये चिकित्सा पर लिखा हुआ ग्रंथ है। किस पर लिखा हुआ है, चिकित्सा पर। देखो वैद्य मंडन से भी नाम स्पष्ट हो रहा है, ये चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ था। चिकित्सा यानी चिकित्सा की भी जानकारी देता है, इसमें दवाइयों वगैरह के बारे में जानकारी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजवल्लभ स्थापत्य कला के बारे में, देवमूर्ति प्रकरण मूर्ति कला के बारे में, सगुन मंडल शास्त्र के बारे में, वैद्य मंडन चिकित्सा के बारे में। ये कोदंड जो मंडन है ये धनुष के विद्या के बारे में। इस विद्या में धनुष, धनुष के बारे में, धनुष विद्या की जानकारियां मिलती है किसमें, कोदंड में। किसमें मिलती है, तो कोदंड में मिलती है। और देखो एक रूप मंडन, भाई रूप यहाँ पर नाम से रूप किसका, तो रूप मूर्ति का। मूर्ति का रूप वगैरह कैसा होगा, तो ये भी जो रूप मंडन है ये मूर्ति कला से ही संबंधित है ना, मूर्ति कला। ठीक है ना। नाता जो है, ये नाता क्या है, इसका भाई है। नाता मंडन का भाई है। नाथा किसका भाई है, तो नाथा मंडन का भाई है। और इस नाथा ने एक ग्रंथ लिखा था वास्तु
मंजरी। कौन सी ग्रंथ लिखा है? वास्तु मंजरी नाम से ग्रंथ लिखा है किसने? नाथा ने। नाथा है कौन? तो मंडन का भाई है। मंडन के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये राजवल्लभ है, एक ये वेद्य मंडन है, एक कोदंड मंडन है, ये और एक ये दो मूर्ति प्रकरण। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना। राजवल्लभ में किसकी जानकारी मिलती है? स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। देव मूर्ति प्रकरण में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। सगुन शास्त्र, जो सगुन मंडल है, इसमें शास्त्र की जानकारी मिलती है। वैद्य मंडल जो है चिकित्सा से संबंधित जानकारियां मिलती है। कोदंड जो मंडल है, इसमें धनुष विद्या की जानकारी मिलती है। और जो रूप मंडल है, यह भी मूर्ति कला से ही संबंधित है। और इसका जो भाई था नाथा, इस नाथा ने लिखी थी वास्तु मंजरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मंडन था, इस मंडन का पुत्र था, एक मंडन का पुत्र था, और इस पुत्र किसका है? गोविंद मंडन। ये मंडन का पुत्र है कौन? गोविंद। और इस गोविंद ने एक ग्रंथ लिखा है सार समुचे, जिसमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। किसमें? इसमें द्वार दीपिका, और एक है कला निधि। देखो कला निधि जो है, द्वार दीपिका मतलब द्वारों के जो भी गेट वगैरह है उनकी जानकारी किसमें मिलती है? द्वार दीपिका नाम से ग्रंथ लिखा है। इसमें कला निधि एकमात्र ग्रंथ है जिसमें ये, जैसे मान लीजिए मंदिर है कोई, और इस मंदिर का जो शिखर बना है, इनके शिखरों की जानकारी मिलती है। यानी शिखरों की जानकारी देने वाला ग्रंथ एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? तो कला निधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब। किसका ग्रंथ है? गोविंद का ग्रंथ है। गोविंद के ग्रंथों में हम एक पढ़ रहे हैं सार समुचे, जो आयुर्वेद की जानकारी देता है। द्वार दीपिका यानी गेट वगैरह से संबंधित जानकारियां देता है। लेकिन कला निधि जो है, यह मंदिर का जो शिखर है, इस शिखर की जानकारी देता है कौन? कला निधि। द्वार दोहिणी, ये द्वार दोहिणी जो है, ये आपका क्या करता है? पुनर्निर्माण। भाई पुनर्निर्माण कैसे करना है? पुनर्निर्माण है ना, तो ये थोड़ी सी आपको चीजें ध्यान में रख लेनी है। एक है मेहाजी। देखो एक दिन मेहाजी जो थे, ये कुंभा के दरबार में थे, तो ये एक बार कहीं घूमने गए हुए थे। तो जैसे ये आए तो कुंभा ने कहा भाई बताओ आप कहाँ कहाँ घूम के आए? तो इसने कहा महाराज मैं वहां गया था, मैं मथुरा गया था, वहां प्रेम मंदिर गया था, मैं अयोध्या गया था, मैं वहां गया था, तो मैं कैलाशनाथ गया था, मैं आपके वहां पर। तो इसने कहा, कुंभा ने कहा कि आपने वहां क्या क्या देखा? तो इसने बताने लगा। तो इसने कहा, कुंभा ने कहा ठीक है, इसने बहुत सारी चीजें देखी थी। इसने कुंभा ने कहा कि तू एक किताब लिख, और वो किताब बाद में मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगी तू कहाँ कहाँ गया था। तो इस मेहाजी ने एक ग्रंथ लिखा था तीर्थमाला नाम से। किस नाम से? तीर्थमाला नाम से लिखा था। और ये जो है इस 120 जगहों पर जाकर आया था। इसमें 120 तीर्थ स्थलों की जानकारी क्या मिलती है? तीर्थ जो स्थल थे, 120 तीर्थ स्थलों की क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? तीर्थमाला। और तीर्थमाला है किसका? मेहाजी का ग्रंथ। एक चीज ये भी ध्यान रख लेनी है ना। कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई। ये रमाबाई भी संगीत में बड़ी रुचि रखती थी, इस कारण से इसका नाम भी क्या पड़ गया था? वागीश्वरी। लेकिन रमाबाई की शादी कर दी गई थी, तो रमाबाई की जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर रमाबाई यहीं आकर रहने लगती है। इसलिए रमाबाई को एक जो जावर वाला क्षेत्र था ना, जावर वाला, ये जावर वाला क्षेत्र दिया गया था ना। रमाबाई को कौन सा क्षेत्र दिया गया था? जावर वाला। ये भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना है ना। चलो देखो कुंभा जो था, वो कुंभा मतलब विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। तो ये नहीं कि इसके दरबार में केवल हिंदू धर्म के लोग भी थे, इनके दरबार में और भी बहुत सारे लोग रहते थे। कौन कौन से थे? हिरानंद मुनि, ये इनके गुरु थे ना। तिला भट्ट रहता था। सोमदेव सूरी, देखो सोमदेव सूरी, सूरी मतलब ये जैन धर्म का व्यक्ति है, लगभग सूरी लगता है वो जैन धर्म का होता है। तो आप कहोगे सर शेरशाह सूरी, भाई साहब वो थोड़ा सा अपवाद दिए ना, क्योंकि शेरशाह सूरी अफगान था। अफगान था वो। वो ऐसे देखें तो शेरशाह सूरी था ही नहीं, उसका तो नाम था शेर खां, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी, है ना। ठीक है। एक था जयशेखर, एक था भुवन कीर्ति, एक था सोम सुंदर सूरी। और कुंभा जब अंतिम समय में आया था अपने, तो उसको बोलते एक कुंभा के बारे में ऐसा पढ़ा जाता है कि उसके उन्माद रोग हो गया था, यानी मानसिक जो संतुलन था वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहता था। तो इस कारण से कुंभा को बेड़ियों में जकड़ कर रखते थे। बेड़ी जो लोहे की बेड़ियां होती थी, उनमें सांकड़े होती थी बड़ी बड़ी, उन सांकड़ों में उसको जकड़ कर रखा जाता था कुंभा को ना। और बाद में 1468 को कुमलगढ़ दुर्ग में कुमलगढ़ दुर्ग के पास सामने एक कुंड है, मामादेव कुंड। उस मामादेव कुंड के पास में जो कुंभा का पुत्र है उद्दा, उस उदय ने क्या करती थी? हत्या कर दी थी। और हत्या किसकी की है? कुंभा की है। कुंभा कौन था? तो उद्दा का पिता था ना। ठीक। अब देखो आगे का शासक कौन बनेगा? कुंभा का जो बेटा था वो रायमल बनेगा। पहले उद्दा बना है। देखो रायमल शासक कब बना है? 1433 से लेकर 1509 तक बना है। तो कुंभा कब से कब तक बना? 1433 से लेकर 1468 तक कुंभा बना। 1468 ईस्वी में
कुंभा की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? कुंभा का पुत्र था उद्दा, उद्दा हत्या कर देता है। लेकिन अब कुंभा की जैसी हत्या करता है तो हत्या करने के बाद में शासक कौन बनेगा? उद्दा ही बनेगा। इसीलिए उद्दा को जो है, देखो उद्दा ने अपने पिता की हत्या की है कुंभा की, इसलिए मेवाड़ का पितरंता शासक भी है। ये मेवाड़ का पितरंता, थोड़ी सी मैं यही लिख देता हूं ना पीछे वाले पर, मेवाड़ का पितरंता शासक। पितरंता शासक कौन है? तो यही है ना, उद्दा। ठीक है, क्योंकि अपने पिता की हत्या की है। कुंभा के बाद में रायमल बना। रायमल शासक कब बनता है? 1473 से 1509 तक शासन करते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर कुंभा की जब हत्या हुई है 1468 को, तो ये रायमल तो 1573 में 1473 में बना है, तो यहाँ पर इतने साल शासन किसने किया? तो जो उद्दा है ना, उद्दा बनता है 1468 में, 1468 से लेकर 1472 तक यहाँ पर शासक बनता है। 72 के बाद में इसने अपने पिता की हत्या की है, तो इनके सामंत वगैरह जो यहाँ की मेवाड़ की प्रजा थी और रायमल जो था, इन लोगों ने विरोध करके इसको तो यहाँ से गद्दी से हटा दिया उद्दा को, और गद्दी पर कौन बैठ गया? रायमल बैठ गया। जब ये उद्दा यहाँ से भागता है मारवाड़ की तरफ और ये सहायता बटोरने के लिए जाता है, अपनी सैनिक जो सेना है उस सेना की सहायता के लिए सेना बटोरने के लिए जाता है, वहां पर भाई हमें सहायता मिलेगी तो उसके बाद में हम वापस आएंगे, लड़ेंगे और इस रायमल को हटा देंगे और उसके बाद में राजा बन जाएंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे ही उधर जाता है तो इस पर बिजली गिर जाती है। कौन क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है, जिस कारण से उद्दा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और फिर आराम से रायमल यहाँ पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे रायमल। तो ध्यान में रखना कि 1473 से 1468 से लेकर 72 तक यहाँ पर शासन कौन करता है? रायमल वो उद्दा करता है। कौन करता है? उद्दा करता है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे। रायमल शासन बनता है कब? शासक बनता है 1473 को, रहता है कब तक है? 1509 तक। इस रायमल ने मेवाड़ में 3 तालाबों के निर्माण करवाए थे। कितने तालाबों का निर्माण? 3। एक तालाब का नाम राम मिलता है, दूसरे का शंकर मिलता है, तीसरे का समय शंकर मिलता है। कौन सा मिलता है? समय शंकर। और इन तालाबों से जब ये तालाबों का निर्माण करवाया तो इससे क्या हुआ? कृषि जो थी वो कृषि को महत्व मिला, कृषि को क्या मिला? बढ़ावा मिला, जिस कारण से ये कहा जाता है कि कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो वो रायमल था, क्योंकि इसने 3 तालाबों का निर्माण करवाया है और मुख्यतः ये जो तालाब थे वो कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता था, इनका जल है ना। तो इसलिए कृषि कार्यों को प्रोत्साहन करने वाला मेवाड़ का शासक कौन है? तो रायमल है। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, हमने बात की थी ना, आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में कुंभा और जोधा के मध्य। उस संधि के तहत में जो कुंभा का बड़ा बेटा था रायमल, इस रायमल का विवाह जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, इस श्रृंगार कंवर के साथ में होती है। और वही श्रृंगार देवी आगे चलकर एक बावड़ी का निर्माण करवाती है चित्तौड़ में। कौन सी बावड़ी है? गोसुंडी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? गोसुंडी की बावड़ी। तो ध्यान में रखना, रायमल की पत्नी जो थी श्रृंगार देवी, उसने चित्तौड़ दुर्ग में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। वो बावड़ी कौन सी है? गोसुंडी की बावड़ी है ना। ठीक है, इस रायमल के 3 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, एक जयमल है, एक संगा है। आपने बात की थी यहाँ पर जगमाल देवड़ा की, जब हमने जगमाल देवड़ा जो है, ये जगमाल देवड़ा की साथ में इस पृथ्वीराज की बहन जो थी आनंदाबाई, कौन सी बाई? आनंदाबाई या आनंदीबाई, उस आनंदीबाई का विवाह हो रखा था। यानी रायमल की पुत्री थी और इस पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी आनंदीबाई। इस आनंदीबाई के साथ, इस आनंदीबाई की शादी किसके साथ में की गई थी? जगमाल देवड़ा के साथ में की गई थी, है ना। और वही जगमाल देवड़ा जो सिरोही का शासक था ना, जगमाल देवड़ा के साथ में की गई थी। लेकिन ये अपनी बहन से क्या करता, जगमाल देवड़ा अपनी पत्नी जो थी आनंदीबाई, उससे लड़ाइयाँ करता है। तो वो मैसेज करती है, तो एक दिन ये पृथ्वीराज सिसोदिया उसे समझाने के लिए जाता है। तो समझाया, जैसे इसने ऊंच नीच कोई बात वगैरह कह दी होगी जिसके कारण जगमाल देवड़ा को वो बातें बुरी लग गई होगी। और वही बातों के कारण कहा जाता है कि जगमाल देवड़ा जब ये पृथ्वीराज सिसोदिया जब वापिस आ रहा था, तो जगमाल देवड़ा ने विश्वरे लड्डू दे दिए थे और उन विश्वरे लड्डुओं के कारण इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। जब ये कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास पहुंचे तो वहां पर क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज सिसोदिया की। और वहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया की उड़ना राजकुमार की जो है 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है ना। और इसके कितने पुत्र थे रायमल के? तो एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, एक जयमल है और एक सांगा है। कहा जाता है कि जो रायमल था, ये रायमल ऐसे ही मर गया, लेकिन इसने अपने कोई भी ये उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, घोषणा नहीं की भाई मेरे मरने के बाद में राजा कौन बनेगा। तो अब ये तो मर गया, लेकिन इन पुत्रों के बीच में लड़ाई हो गई, भाई राजा कौन बनेगा। और सीधा सा ये भी नहीं कि पिता ने कह के गए भाई ये राजा बनेगा। तो
अब थोड़ी सी लड़ाइयाँ चल रही है। तो इनका एक चाचा था, चाचा का नाम है सारंगदेव। ये सारंगदेव इन तीनों को एक भीमल गांव जो पड़ता है, उस भीमल गांव में एक चारण महिला थी, चारण जाति की महिला, उस चारण जाति महिला के पास में लेकर जाते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे पता चलता है कि वो भविष्य बताती थी, ऐसी उसके बारे में चर्चाएं थी। तो ये सारंगदेव, और तो कोई उसको उपाय दिखा नहीं, तो ये जाता है और उससे लेकर जाता है। तो उस चारण जाति की जो महिला थी, उस महिला ने सबसे पहले तो इसका देखा, तो इसको जो हरा हाथ देखा तो हाथ में कोई राजयोग नहीं बन रहा था। जयमल का देखा तो भी नहीं बन रहा। उसने सांगा का हाथ देखा, जैसे ही सांगा का हाथ देखा तो सांगा के हाथ पर क्या बन रहा था, राजयोग बन रहा था। राजयोग की रेखाएं उसके हाथों में टकरा रही थी। तो इसने कह दिया कि सांगा क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। इतना कहते ही ये पृथ्वीराज सिसोदिया ऐसे ही बैठा था, इसके पास में एक पत्थर पड़ा था, इसने उठा के पत्थर सांगा के मारा, और सांगा के पत्थर कहाँ लगा, आंख में लगा। जिस कारण से कहा जाता है कि सांगा का जो पहला घाव हुआ था, वो घाव किस कारण से हुआ था, तो ये चारण जाति की जो महिला थी, इस महिला के इधर यहाँ पर ये जो है वो भविष्यवाणी करवाने के लिए आते हैं। तब इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया था, पत्थर उठा के मारा था, सांगा की आंख पर लगा था, और जिस कारण से सांगा की आंख भी क्या हो गई थी, एक फूट गई थी। तो सांगा का पहला जो 80 घाव बताते हैं, उनमें पहला घाव यहीं पे हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। ठीक, अब देखो इसके जो रायमल है, इस रायमल का एक वास्तुकार है, और वास्तुकार का नाम क्या है, तो अर्जुन है। कौन है, अर्जुन। वास्तुकार कौन है, तो अर्जुन है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम बात करें कि राणा अगला शासक कौन बनेगा, सांगा बनेगा। फिर देखो इधर होता क्या है, जैसे ही इसने मारी तो बाद में, इसके बाद में सारंगदेव जो है ये एक जगह और लेके जाता है, एक तांत्रिक के पास में और लेके जाता है इन तीनों को। तो उस तांत्रिक ने भी यही कहा कि भाई साहब अब तो क्या होगा, अगला राजा सांगा ही बनेगा। इस महिला का समर्थन किया, उस चारण जाति की महिला का समर्थन, भीमल गांव की जो चारण जाति की महिला थी ना, उसका ही समर्थन कर दिया उस तांत्रिक ने। तो भाई साहब अब पृथ्वीराज सिसोदिया जा, ये और गुस्सा आ गया इसको, और इसने सांगा को ये मारने के लिए भागा। जैसे सांगा को मारने के लिए भागा तो ये सांगा तो आगे भाग गया, और पीछे से इसको पकड़ लिया, किसने, सारंगदेव, उसका चाचा था। इसने पकड़ लिया कि ऐसे नहीं करते हैं, भाई भाई आपस में लड़ नहीं रहते हैं। तो ये सांगा सोचा अपने की तो यहाँ पर जान जाएगी, तो ये यहाँ से भाग जाता है, और भागता हुआ यहाँ पर अजमेर के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर अजमेर का एक व्यक्ति था करमचंद पंवार। इस करमचंद पंवार ने क्या दी थी, इनको शरण दी थी कि आओ बैठो, आप तो यहाँ पर खाओ पियो ऐश करो, हम आपकी सहायता करेंगे। आप पर कोई भी अटैक होगा, समझो हम पर अटैक हुआ है, हम आपकी प्राणों की रक्षा करेंगे। सांगा ने कहा भाई साहब मन तो विश्वास है नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है। इसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो जिस कारण से बाद में तो क्वेश्चन आता है कि उत्तराधिकारी जो युद्ध, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था सांगा के टाइम पर, उस समय इस सांगा की सहायता किसने की थी, तो सांगा की सहायता अजमेर के जो करमचंद पंवार है ये करते हैं ना। और फिर जब सांगा राजा बनेगा 1509 में, जब राज्याभिषेक होगा चित्तौड़ दुर्ग में, तब ये इसे रावत की तो उपाधि देंगे करमचंद पंवार को, और अजमेर के आसपास का जो भूभाग है ये इससे क्या करेंगे, भेंट करेंगे। तो अब ये भाग कर आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद में राजा बनता है कौन, सांगा। तो अब बात करेंगे हम सांगा की। सांगा, अब देखो सांगा की बात करें तो सांगा 1509 से 1528 तक राजा बनता है। 1509 में इसका राज तिलक होता है, 1528 में राजा बनता है। इसका जन्म 1482 में होता है, कहां पर, कोमलगढ़ दुर्ग में होता है। इसका राज्याभिषेक 1509 में होता है, कहां पर होता है, चित्तौड़ में होता है। राणा सांगा की उपाधि थी हिंदूपत, हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप, और हिंदू राजा बप्पा रावल। सारी याद कर ली हमने, हिंदू राजा बप्पा रावल, हिंदुआ सुल्तान, हिंदू सुल्तान तो राणा लाखा, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, हिंदू पत राणा सांगा, ये उपाधियां इनकी है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा जो था, इस सांगा के शरीर पर कितने घाव थे, 80 घाव थे। तभी तो कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा न थी मन में, कि 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा न थी मन में। किसके बारे में कहा जाता है, सांगा के बारे में कहा जाता है। सांगा के 80 घाव लगे होने के कारण इसे सैनिक भग्नावशेष, या इसे कहा जाता है भग्नावशेष या सिपाही का अंश। इसे क्या कहा जाता है, सैनिक भग्नावशेष, या इसे कहा जाता है सिपाही का अंश। और ये कहा किसने है, तो कर्नल टोड ने कहा। ध्यान में रखना कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण इसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा या सैनिक का अंश किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड क्या थे, राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, और राजस्थान के इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाते हैं। कौन, कर्नल जेम्स टोड, है ना।
ये भी बात। 1829 में इन्होंने एक बुक प्रकाशन करवाया था, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। उस बुक में राजस्थान का इतिहास मिलता है। फिर उस द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो बुक है, इस बुक का हिंदी में रूपांतरण किया था G.H. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल टोड से जो गलतियां हुई थी इतिहास लिखने में, उन गलतियों को सुधारा किसने है? G.H. ओझा ने सुधारा है। आगे बातें करते रहेंगे ना, चलो ठीक। सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी भीमर गांव की जो चारण जाति की महिला थी उसने की थी। और उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान सांगा की जो सहायता की थी वो किसने की थी? करमचंद पंवार ने की थी। कहां का था? तो अजमेर का था। ठीक। राज्याभिषेक के समय सांगा ने करमचंद पंवार को रावत की तो उपाधि दी थी और अजमेर के आसपास का क्षेत्र दिया था। हमने बात कर ली थी इसकी भी, है ना। अब उसके बाद में देखो, सांगा और इब्राहिम लोदी जो था, ये इब्राहिम लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का क्या था? ये शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के मध्य दो युद्ध हुए हैं। कौन कौन से? एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध। कब होता है? 1517 में होता है। खातौली कहां पर पड़ता है? तो खातौली कोटा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? खातौली कोटा पर पड़ता है। इस स्थान पर एक युद्ध होता है 1517 में। किन किन के बीच में? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। सांगा ने इस युद्ध में, खातौली का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पीट दिया और ये तो पीट कर भाग जाता है। और जीत किसकी होती है? राणा सांगा की। और हारता कौन है? इब्राहिम लोदी हार जाता है ना। फिर एक युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कब होता है? बाड़ी स्थान जो है वो कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। कब होता है? 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है। बाड़ी स्थान पड़ता है कहां? धौलपुर। खातौली कहां पड़ता है? कोटा। खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518, खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518। खातौली का युद्ध होता है किन किन के बीच में? इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में। तो बाड़ी का युद्ध किन के बीच में होता है? सांगा और इब्राहिम लोदी, दोनों के बीच में एक ही सेम है ना। इब्राहिम लोदी सांगा के मध्य ही होता है। लेकिन ध्यान में रखना, बाड़ी का जो युद्ध होता है कब होता है? 1518 ईस्वी में होता है। इसमें जो इब्राहिम लोदी के दो सेनापति हैं, इब्राहिम लोदी के क्या है? ये सेनापति है। कौन कौन है? तो एक तो है मियां मक्खन और एक कौन है? मियां हुसैन फरियोनी। एक तो मियां मक्खन है और एक मियां हुसैन है। ये दोनों क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी का सेना का नेतृत्व करते हैं। और इस बाड़ी के युद्ध में हुआ यह कि राणा सांगा ने इस मियां मक्खन को इतनी बुरी तरीके से पीटा था, भयंकर तरीके से पिटाई की थी कि इस मियां मक्खन का सारा मक्खन निकाल दिया था। और इस मक्खन निकलने पर ये भाग गया था कहां पर? इब्राहिम लोदी के पास में। और इब्राहिम लोदी को जाकर बताता है कि भाई साहब, वो सांगा वो आदमी नहीं है, वो डाकी है, एक नंबर का डाकी। इतने बुरी तरीके से मारता है आदमियों को कि पता ही नहीं चलता कहां से तलवारें आ रही है, कहां जा रही है। भाई साहब बहुत भयंकर तरीके। और राजपूत योद्धाओं की बात ही यही थी कि वो युद्ध में जब जाते थे तो उनका यही एक उद्देश्य रहता था कि दुश्मन की जो सेना है उसको अधिक से अधिक क्षति यानी नुकसान पहुंचाना है। उनको इस प्रकार से मारना है कि आगे आए कभी वो भीड़े जिंदगी में याद रखे कि हमने किन से युद्ध किया है। तो ये चीजें थी, है ना। तो बाड़ी का युद्ध, बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। बाड़ी का युद्ध होता कब है? 1518 को होता है। किन किन के मध्य होता है? तो सांगा वर्सेज मियां मक्खन व मियां हुसैन। मियां मक्खन कौन थे? इब्राहिम लोदी के सेनापति थे, है ना। खातौली का युद्ध, खातौली कहां पड़ता है? कोटा में है। खातौली का युद्ध होता कब है? 1517 में है। युद्ध किन किन के बीच में होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। सांगा इस युद्ध में भी हारता है और इस युद्ध में सांगा इस युद्ध में भी जीतता है। खातौली के युद्ध में हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी उस बाड़ी वाले में भी हारता है, उसमें जीतता कौन है? सांगा ही जीतता है। तो दोनों युद्धों में अभी तक सांगा ही जीतेगा ना। बाद में एक युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 में होता है। देखो हुआ क्या था कि ये अपना एक मालवा जो क्षेत्र पड़ता है, मालवा, इस मालवा में एक जगह पड़ती है चंदेरी। कौन सी जगह पड़ती है? चंदेरी। और इस चंदेरी का एक शासक हुआ करता था मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय। अब ये मेदिनी राय जो था ये थोड़ा सा शक्तिशाली था। तो इस टाइम पर ये जो चंदेरी वाले शासक जो थे वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि जो मालवा का शासक होता था तो ये बनाते खुद ये चंदेरी वाले ही थे, भाई आप इस शासक को बनना है। तो इसने महमूद खिलजी सेकंड को यहाँ पर बनाया था। तो बनाने के बाद में महमूद खिलजी सेकंड को जैसा ये बोल रहा था मेदिनी राय वैसा कर नहीं रहा था। तो मेदिनी राय ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये जो थोड़ा सा महमूद खिलजी सेकंड ये थोड़ा सा अनटपा। यहाँ पर मालवा का शासक कौन था उस समय? तो महमूद खिलजी सेकंड। कौन था? महमूद खिलजी सेकंड था, ठीक है ना। अब ये महमूद खिलजी सेकंड ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो महमूद खिलजी सेकंड इस चंदेरी पर अटैक करता है। और जैसे ही चंदेरी पर अटैक करता है तो चंदेरी पर अटैक करके चंदेरी को अपने अधीन कर लेता है
और ये अब्बास से जान बचाकर भागता हुआ आता कहाँ पर है, तो ये आता है अपना उस समय मेवाड़ का शासक शक्तिशाली कौन, सांगा। तो ये सांगा के पास में आता है और सांगा के पास में आकर कहता है कि महाराज उसने तो मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया, मुझे तो निकाल दिया, मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। तो इस सांगा ने कहा कि यार टेंशन क्यों करा है, अपने यहाँ पर गागरोन पड़ा है ना, गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में, तो इसे गागरोन का किला दे दिया कि आप यहाँ रहो। तो ये गागरोन के किले में आराम से रहता है। फिर कई दिन बाद में एक दिन महमूद खिलजी सेकंड ने पता करवाया कि देखो रे वो मेदिनीराय कहाँ है, कल ने कोई और कोई गोछा वगैरह करेगा। तो किसी ने कहा कि सर वो तो गागरोन के किले में है, आराम से वहां पर रखा है, सांगा उसकी सहायता कर रहा है। तो ये सांगा के पास मैसेज करता है कि वो मेरा क्या है, विद्रोही है, आप उसको भेज दो। इसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो मेरा शरण में आया है। जैसे उसने अटैक किया, इस महमूद खिलजी सेना लेकर आया कहां पर, गागरोन पर। गागरोन पर अटैक करने के लिए आता है और रह कौन रहा है गागरोन में, मेदिनी राय रह रहा है। तो मेदिनी राय पर अटैक करने के लिए आ रहा है। जैसे ही मेदिनी राय को पता चला कि वो आ गया दुश्मन, तो मेदिनी राय ने मैसेज किया सांगा को कि महाराज वो आ गया है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मरवाओगे क्या। सांगा ने कहा टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं आ रहा हूँ ना। सांगा अपनी सेना लेकर आता है और एक स्थान पड़ता है गागरोन। कौन सा स्थान, गागरोन। और इस गागरोन में ये युद्ध होता है दोनों के मध्य। कब होता है, तो 1519 में होता है। गागरोन पड़ता कहां पर है, झालावाड़ में। और इस युद्ध में पीठ किसको देता है, तो महमूद खिलजी सेकंड को। कौन पीटता है, सांगा पीटता है। किसकी सुरक्षा के लिए पीटता है, तो जो मेदिनी राय है, चंदेरी राज्य का राजा है, सामंत है, ये इसके लिए पीटता है। तो सीधा सीधा देखें तो इस गागरोन का युद्ध जो है, इससे मेवाड़ और मालवा में आपस में कोई दुश्मनी के कारण युद्ध नहीं हुआ है। ये युद्ध तो किसकी रक्षा के लिए हुआ है, मेदिनी राय की सुरक्षा के लिए करता है कौन, सांगा करता है ना, सीधी सी बात है। अब देखो इस युद्ध के कारण, फिर इस युद्ध में हुआ क्या था कि महमूद खिलजी जो सेकंड था, इस सेकंड को बंदी बना लिया था। सांगा का एक सेनापति हुआ करता था हरिदास, हरिदास ने बंदी बना लिया। तो फिर सांगा ने पूछा कि इसको बंदी किसने बनाया, तो हरिदास जी ने कहा कि साहब मैंने बनाया। तो सांगा ने कहा शाबाश मेरे चीते, जीते रहो मेरे शेर। और इतना कहकर राजी होकर इसको, हरिदास को 12 गांव भेंट किए थे। किसने, सांगा ने। क्यों किए थे 12 गांव भेंट, क्योंकि इसने बंदी बनाया महमूद खिलजी सेकंड को। और महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाया तो राजी हुए हैं, खुश हुए हैं, प्रशंसा हुई, खुशी मिली है किसको, सांगा को। और सांगा ने इसको, हरिदास को 12 गांव भेंट दिए। ठीक है। इस गागरोन के युद्ध होने के कारण, देखो पहला कारण तो हमेशा लेंगे कि सारे ही जो लोग थे वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो दोनों जो राजा थे वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए। दूसरा, मेवाड़ और मालवा में एक लंबे समय से, हमने पहले ही बात की थी कि मेवाड़ में काफी टाइम से, देखो हमने जयतर सिंह पढ़ा था, एकशेतर सिंह पढ़ा था लाखा, उसने मालवा का शासक था दिलावर खां, उस दिलावर खां की हत्या कर दी थी। हत्या कारण से तब से लेकर मेवाड़ और मालवा में क्या हो गई थी, दुश्मनी पैदा हो गई थी। तो तब से लेकर अब तक क्या चल रही है, मेवाड़ और मालवा में दुश्मनी चल रही है दोनों में। तो उस दुश्मनी को लेकर भी है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण तो था चंदेरी। ये चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय है ना। ये चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। तो ये मुख्य कारण था ना। ठीक। फिर एक ईडर का युद्ध होता है 1520 में। देखो कंटिन्यूटी के साथ में युद्ध हो रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ में 1517, 1518, 1519, 1520 है ना। 1517 में एक युद्ध होता है खातोली का युद्ध, 1518 में एक युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध, 1519 में एक युद्ध होता है गागरोन का युद्ध, और 1520 में एक युद्ध होता है कौन सा, ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध होता है क्यों है, थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कि ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। उसमें दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। एक व्यक्ति कौन था, भारमल, और एक व्यक्ति कौन था, रायमल। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो ये आपस में लड़ रहे थे। तो इस भारमल का सहयोग कर रहा था मुजफ्फरशाहद्वितीय। ये मुजफ्फरशाहद्वितीय कहाँ का शासक था, तो ये गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था, ये गुजरात को। ये मुजफ्फरशाह शासक तो शासन बना रहा था किसको, भारमल को बनाना चाहता था। ये रायमल जो है, इस रायमल का सहयोग, ये रायमल, अब देखो ये मुजफ्फरशाह में एक कारण और था कि मुजफ्फरशाह था ना जो मालवा का शासक, ये मालवा का शासक कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। ये महमूद खिलजी सेकंड जो है, ये सेकंड क्या करता है, इस सेकंड की सहायता कर रहा है। इस महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा है कौन, मुजफ्फर खां। और ये मुजफ्फर खां किसके विरुद्ध सहायता कर रहा है, तो राणा सांगा के विरुद्ध सहायता कर रहा है। जैसे इस बात का पता सांगा को चला तो सांगा इस पे अटैक तो करने वाला था, लेकिन सांगा ने सोचा यार थोड़े दिन और रुक जाएं तो ठीक है।
लेकिन हुआ या क्या, उसी टाइम पर ईडर का जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, इसमें भारमल का सहयोग कर रहा है कौन, मुजफ्फर शाह द्वितीय। और इधर एक व्यक्ति रायमल, इस रायमल जो है वो सांगा के पास में भाग कर आता है और सांगा को कहता है कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरा सहयोग कोई नहीं कर रहा, मुझे राजा बनना है। सांगा ने कहा यार मैं तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन तू मेरा सपोर्ट करेगा ना, कि हाँ बिल्कुल, कि मेरी ओर से लड़ेगा, कि बिल्कुल लड़ूंगा सर, कि आप मुझे टैक्स देखो, कि बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राणा सांगा करता है इस पे अटैक, किस पे, मुजफ्फर शाह द्वितीय पर। इस कारण से होता है कौन सा युद्ध, ईडर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, ईडर का युद्ध। और 1520 में होता है, किस किस के मध्य, सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक, गुजरात का है। युद्ध के कारणों की हम बात कर रहे हैं। देखो दोनों साम्राज्य अपने साम्राज्यों का विस्तार करना चाहते हैं। मेवाड़ और गुजरात नागौर को लेकर काफी लंबे समय से, देखो मैंने बात की थी कुंभा, एक बात हमने कल पढ़ी थी कुंभा। जब कुंभा हमने पढ़ा था तो कुंभा में हमने जाना था कि जो नागौर का शासक था वो शम्स खां को बनाया था कुंभा ने, लेकिन शम्स खां नागौर जो शर्तों के आधार पर शासक बना, तो उसने शर्तों का अवहेलना की। अवहेलना करने बाद में, जब शर्तों की अवहेलना की, तो शर्तों की अवहेलना करने के बाद में यहाँ पर जो है उस कुंभा ने अटैक किया। कुंभा ने अटैक करके नागौर जीत लिया था। शम्स का भागकर गुजरात चला जाता है। और गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन अहमद खां। तो वो कुतुबुद्दीन अहमद खां को जाकर कहता है कि हम दोनों क्या करेंगे, मिलकर, शम्स खां कहता है कि हम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से अटैक करेंगे कुंभा पर। तो कुंभा हार जाएगा और फिर मेवाड़ हम आधा आधा बांट लेंगे। कुतुबुद्दीन अहमद खां जो गुजरात का शासक का था, वो शम्स खां की बातों में आकर दोनों अटैक करते हैं, लेकिन कुंभा ने हरा दिया था। उसके बाद में गुजरात और मालवा के शासक दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि हम कुंभा पर अटैक करेंगे। एक संधि की थी जिसका नाम था चांपानेर की संधि, 1456 में हुई थी। उसके आधार पे फिर वापस अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही महमूद खिलजी की पिटाई होती है तो गुजरात का शासक कौन था, कुतुबुद्दीन अहमद खां, ये भाग जाता है वापस। तो ये काफी लंबी समय से थे, इनके बीच में क्या था, टकरार चल रही थी, जिस कारण से क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, युद्ध किया था ना। मुजफ्फर शाह द्वितीय सांगा के खिलाफ महमूद शाह द्वितीय की क्या कर रहा था, महमूद शाह द्वितीय की क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। अभी हमने ये बात कर ली थी, है ना, महमूद खिलजी सेकंड। और इस ईडर के युद्ध में जीत किसकी होती है, तो जीतता कौन है, सांगा की जीत होती है। जीत किसकी हुई है, राणा सांगा की हुई है। ये भी थोड़ी सी आपको ध्यान रख लेनी है ना, ठीक। अब एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का जो युद्ध होता है वो किसके साथ में होता है, बाबर के साथ में। लेकिन बाबर को थोड़ा सा भारत में लेकर आते हैं हम। देखो ये एक जगह पड़ती है ना, ये एक जगह है और ये एक जगह है। इस जगह का नाम मैं देता हूं अफगानिस्तान, इसका मैं देता हूं पाकिस्तान, और ये है इंडिया। पाकिस्तान में एक अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना। कौन सी जगह पड़ती है भाई साहब, तो एक जगह पड़ती है फरगना। कौन सी है, फरगना। इस फरगना का शासक कौन है, बाबर है। कौन है, बाबर। अब जैसे ही बाबर, अब देखो हमने बात की थी दिल्ली का उस समय शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के दो चाचा थे, एक का नाम था दौलत खां और एक का नाम था आलम खां। एक का नाम क्या था, आलम खां, एक का नाम था दौलत खां। ये जो है इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी इनकी बात नहीं मान रहा। तो ये क्या थे, इन दोनों से नाराज चल रहे थे। तो ये जैसे ही इससे नाराज चलते हैं, तो ये नाराज चलते हैं, तो नाराज होकर ये इसको पता इन दोनों के मन में ये सी बात आई कि यार मुझे तो क्या करना है, इब्राहिम लोदी को हमें हराना है। इसके हराने के बाद में हम यहाँ पर शासक कर लेंगे। लेकिन इसके पास में इतना सामान नहीं था इन दोनों के पास में कि इब्राहिम लोदी को हरा दे, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी थोड़ा सा शक्तिशाली राजा था। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इनके पास में सामान नहीं था। तो ये दोनों जाते हैं और जाकर इस बाबर, ये बाबर देखो करता क्या है, यहाँ पर फरगना में छोटा मोटा राज्य लिए बैठा है, थोड़ी सी सेना वगैरह थी इसके पास में, और ये क्या करता है, थोड़ी सी यहाँ पर अपना छोटा सा राज्य स्थापित किए बैठा है। ये करता पाकिस्तान के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर अटैक करता, अटैक करने के वहां से 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, ऐसे लूटपाट करके वहां से भाग जाता था। तो जब ये इसको पता चला कि इस प्रकार का आदमी है कौन, बाबर, और यहाँ पर आया हुआ है, तो ये बाबर से संपर्क करते हैं और बाबर को दोनों जाकर कहते हैं कि बाबर साहब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो बाबर ने कहा मुझे क्या फायदा होगा, मैं इसको हरा दूंगा। तो कहा फायदा आपको यह होगा कि आप यहाँ पर 15-20 हजार रुपए लूट रहे हो, भारत में आप करोड़ों रुपए लूट सकते हो। दिल्ली और आगरा में इतना माल पड़ा है, इतना माल पड़ा है कि आप लाखों रुपए में वहां पर लूटमार होगी आपकी। तो क्या मैं क्या करूं कि आप जैसे ही हमारे का साथ दोगे, हमारा साथ देने के बाद में जैसे ही आप इब्राहिम लोदी को हरा दोगे, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में आप क्या है, दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र है उसको लूट कर आप तो वापस आ जाना, और वहां हम जाकर क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है साहब। तो इस कारण से एक युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध,
पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का जो युद्ध होता है प्रथम, ये होता है 1526 को। और इस 1526 युद्ध में होता क्या है कि किस किस के बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें इब्राहिम लोदी तो क्या होता है, मारा जाता है, और बाबर यहाँ पर अधिकार कर लेता है, इन क्षेत्रों को विजित कर लेता है। तो जैसे ही बाबर ने अधिकार कर लिया तो इन दोनों ने कहा कि अब आप जाओ, आपने यहाँ पर लूटपाट, काफी अधिक मात्रा में बाबर को यहाँ से धन प्राप्त हुआ था दिल्ली और आगरा से। बाबर ने सोचा क्यों यहाँ से मैं लूट कर जाऊं यार, ये क्षेत्र इतना बड़ा है, यहाँ पर इतना बड़ा खजाना है, तो मैं यही रहूं ना, क्यों यहाँ पर रहने। इनको लूटने के बाद में काबुल जो था ना, काबुल के हर व्यक्ति को बाबर ने सोने चांदी के सिक्के बांटे थे, एक एक सिक्का बांटा था सबको, तो इतना धन मिला था यहाँ पर। तो बाबर ने सोचा यार मैं क्यों जाऊं यहाँ पर। तो बाबर ने कहा भाई साहब संधि फैल, मैं तो मजाक कर रहा था, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं रहूंगा। तो ये दोनों भी परेशान हो गए थे ना, तो बाबर फिर यहीं रह जाता है। फिर बाबर एक बार करता क्या है कि इधर अपना जो सेना, ये मुख्य रूप से आगरा का शासक, आगरा कैपिटल थी इनकी, तो दिल्ली में भी खूब सारा धन था लोदियों के, तो ये है लूट लेता है। उसके बाद में इधर एक जगह पड़ती है अपने भरतपुर के आसपास में, एक जगह पड़ती है बयाना। ये बयाना को जीतता है, और बयाना को जीतने के बाद में वहां पर अपना जो एक सामंत, अपने सरदार, अपना जो सेनापति है उसे नियुक्त करता है, प्रशासक बनाता है वहां पर, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा ना, उसको बनाता है। तो अब जैसे ही सांगा को पता चला कि ये बयाना को जीत रहा है, सांगा ने कहा कि यार कोई बात नहीं, इसने दिल्ली पर अटैक कर लिया, अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया, मैं नहीं बोला, लेकिन अब वो अपने राजस्थान वाले क्षेत्रों पर आ गया, भरतपुर में आ गया, बयाना तक आ गया। बाबर ने, हुमायूं, इस सांगा ने कहा कि अब सेना हम भेजेंगे, अब युद्ध करेंगे। तो सांगा जो है, ये सांगा सेना लेकर आता है कहां पर, बयाना की तरफ। और बयाना में जब बैठा कौन था, ये मेहंदी ख्वाजा बैठा था, क्योंकि बयाना का जो प्रशासक बने कौन बैठा था, मेहंदी ख्वाजा। तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर के पास में मैसेज किया, और बाबर को मैसेज करके कहा कि साहब वो सांगा आ रहा है, और सांगा आ रहा है, सांगा के बारे में ये कहा जाता है कि ना तो उसके एक पैर है, ना एक उसके आंख है, ना एक हाथ है, ना एक कान है, फिर भी वो लड़ने के लिए आ रहा है। तो शायद व्यक्ति तो नहीं हो सकता, कोई राक्षस या डाके टाइप का आदमी मुझे लग रहा है, तो क्या करूं, मुझे लड़ूं या भाग जाऊं। इस सांगा बाबर ने कहा कि यार क्या लड़ के भाग रहा है, मैं अपनी सेना भेजूंगा। तो इस बाबर ने थोड़ी सेना भेजी, और सेना का सेनापति किसके बनाकर भेजा, तो इसे सुल्तान मिर्जा, एक सुल्तान मिर्जा नाम का व्यक्ति था, इस सुल्तान मिर्जा को बाबर ने सेनापति बनाकर भेजा था, किसकी सहायता के लिए, मेहंदी ख्वाजा के लिए। और किसके विरुद्ध में, तो राणा सांगा के विरुद्ध सहायता भेजी थी, है ना। तो ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, लड़ते हैं, और लड़ता है तो जीतता कौन है, सांगा जो है। इस सांगा ने क्या की, इस मेहंदी ख्वाजा को इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर पिटाई की कि इस मेहंदी ख्वाजा की सारी मेहंदी उतर गई थी, और ये भागकर कहाँ चला गया था, बाबर के पास चला गया था। तो जैसे ये बाबर के पास चला जाता है, यहाँ पर अधिकार, जीत कौन जाता है इस युद्ध में, सांगा जीतता है। जैसे ही सांगा जीतता है तो सांगा ने बयाना पर अधिकार कर लिया था, और बयाना और दिल्ली के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, आगरा के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा गैप है। तो दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर और अधिकार कर लिया था, किसने, राणा सांगा ने। इस कारण से आगे चलकर एक युद्ध होगा, खानवा का युद्ध। देखो बयाना का युद्ध हुआ कब है, तो 16 फरवरी 1527 को हुआ है। कब हुआ है, 16 फरवरी 1527 को युद्ध हुआ है, कौन सा, बयाना का युद्ध। ये बयाना जो स्थान है कहाँ पड़ता है, तो बयाना का स्थान आपका भरतपुर में पड़ता है ना। बयाना का युद्ध कब होता है, 16 फरवरी 1527 को। किन किन के बीच में, राणा सांगा बाबर के बीच में। बाबर के सेनापति कौन कौन, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। जीतता कौन है, राणा सांगा। और इस युद्ध में सांगा ने क्या किया था, भरतपुर जो किला था, बयाना का जो दुर्ग था, उस पर अधिकार कर लिया था, और जो आगरा के आसपास के 200 गांव थे, उन 200 गांवों पर भी अधिकार कर लिया था। अब आगे युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है कहां पर है, भरतपुर में। एक महीने बाद में 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है। कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है ना। और वो कब होता है, बयाना का याद रखना 16 फरवरी को होता है। कब होता है, 16 फरवरी 1527 को। और ये खानवा वाला 17 मार्च 1527 को होता है। किन किन के बीच में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में जीतता कौन है, बाबर जीतता था। कौन जीतता है, बाबर जीत जाता है ना। एक ऐसा युद्ध जिसने राजस्थान की दशा दिशाओं को ही पलट दिया था ना। चलो अब देखो इस युद्ध के कारण क्या क्या थे। खानवा का युद्ध हुआ क्यों था, क्योंकि दोनों ही राजा जो थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मुख्य कारण तो एक ये मानते हैं। अगला, सांगा ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में मैंने बात की कि जो आगरा के आसपास, दिल्ली के आसपास के जो 200 गांव थे, उन पर भी अधिकार कर लिया था किसने, सांगा ने। तो एक मुख्य कारण ये भी था, है ना। उसके बाद में सांगा जो बाबर जो था, इस बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी। इस महमूद लोदी के साथ में सांगा की अच्छी बन रही थी। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और महमूद लोदी इसको कह रहा है सांगा को कि मैं आपके साथ में हो जाऊं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो सांगा इसे कहता है कि बाबर ने तुम्हारा क्या छीना है, राज्य छीना है,
मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दे दूंगा और तुम मेरी तरफ से क्या इस खानवा के मैदान, इस खानवा के युद्ध में लड़ाई करो। तो एक कारण ये भी था। बाबर ने इस सांगा को, एक बाबर देखो, बाबर जो है, इस बाबर की एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा। बाबर जो है, ये बाबरनामा में लिखता है कि मुझे भारत में आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने। आप तक सुने नहीं होगी शायद आपने, आज मैं सुनाता हूं आपको कि बाबरनामा जो है, इस बाबरनामा में बाबर लिखता है कि भाई मैं भारत क्यों गया था। तो क्यों गया था इसका आंसर लिखता है कि जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, इस सांगा ने मुझे बुलाया था और सांगा ने मुझे ये कहा था कि दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी, उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आप मेरी क्या करो? सहायता करो। इस इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में हम जो है ये क्षेत्र आधा आधा आपस में बांट लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं भारत पहुंचा, भारत पहुंचने के बाद में मैंने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, तो राणा सांगान के पास में मैंने मैसेज किए, फोन किए, इंस्टा पर वो कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, लेकिन सांगा ने मेरी सहायता नहीं की इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता नहीं की, तो मैं अकेले ही उससे लड़ा और लड़ने के बाद में मैंने जीत लिया। और जैसे ही जीता तो फिर मुझे ये पता, मेरे मन में विचार आया, मैंने ये सोचा कि मुझे सांगा से क्या है? बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरे साथ में वादा किया था कि आप भारत आओ, भारत आने के बाद में आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। और जैसे ही मैं इससे सहायता मांगी तो वो सहायता के लिए नहीं पहुंचा। जबकि भाई साहब ये बात देखो, इब्राहिम लोदी को सांगा ने 2 बार पिटा है। सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पिटा है। कहां पर? खातौली के युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में। जबकि दोनों बार इतनी भयंकर तरीके से पिटाई की है, तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि इब्राहिम लोदी के लिए यार सांगा बाबर को आमंत्रित करेगा। बाबर को ये कहेगा कि यार वो मेरे से थोड़ा सा पिटीज नहीं रहा है, आप आओ पिटाई करो उसकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो बाकी इतिहासकार भी तो सारे के सारे कुछ ना कुछ तो लिखते हैं थोड़ी बहुत बात, लेकिन कोई भी इतिहासकार ऐसी बात नहीं लिखता है। तो ये बात जो है बाबर की, वो सरासर गलत है, क्योंकि बाबर अपनी डायरी में ये चीज लिखता है, और वो लिखता है इसलिए क्योंकि वो भारत क्यों आया था, तो उस क्यों का जवाब लिखता है वो, है ना। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत है। तो इस बाबर इसमें क्या मानता है कि सांगा ने क्या किया? मेरे साथ में वादा खिलाफी। वादा खिलाफी यानी इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ूंगा, लेकिन मैंने कॉल मैसेज किए, मैंने पत्र वगैरह भेजे, तो शायद आया नहीं। जब इस युद्ध से पहले देखो, युद्ध जब बाबर ने खानवा के युद्ध की घोषणा की थी तो सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि वहां से मियां मकन वगैरह वो आए हुए थे, सुल्तान मिर्जा, कि भाई साहब भयंकर तरीके से पिटाई की थी सांगा ने। और राजपूत योद्धा इतनी भयंकर तरीके से लड़ते थे कि ये सामने वाले दुश्मन को यह नहीं देखते थे कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। इनको मरने से परवाह नहीं थी, अपने आप के जीने की कोई इनको मरने वो नहीं थी इनके परवाह, लेकिन इनको तो सामने वाले दुश्मन को कितना अधिक से अधिक मैं ठेस पहुंचा सकता हूँ, हानि पहुंचा सकता हूँ, क्षति पहुंचा सकता हूँ, वो इनका लक्ष्य हुआ करता था जब युद्ध में ये जाते थे। तो इन्होंने इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई की। तो ये भाई साहब जैसे ही खानवा के युद्ध की घोषणा करता है, सारे जो सेना है वो कहती है हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। बाबर ने सोचा यार ये तो गड़बड़ होगी, ये नहीं लड़ेंगे तो कैसे। तो बाबर ने एक प्लान बनाया। बाबर ने कहा कि मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहा। मुझे रात में सपने में अल्लाह दिखाई दिए और अल्लाह ने कहा कि तू जहां जहां जा सके तू यहाँ पर इस्लाम का क्या करे, परचम लहरा। तो मैं अल्लाह के लिए, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं। तो इसने एक जिहाद, जिहाद यानी धर्म के लिए लड़ने वाले युद्ध कौन से थे? जिहाद। तो इसने जिहाद का नारा दे दिया कि इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। भाई मैं युद्ध अपने साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि मैं तो ये धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। और धर्म के लिए जो लड़ने वाला युद्ध होता था वो कौन सा है? जिहाद था। कौन सा? जिहाद था। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि साहब कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन दारू में बोल रहे हो आप तो दारू, इसके हाथ में गिलास था, दारू पीता था बहुत खतरनाक। तो ये दारू, सर ये तो दारूडी है, क्या बात है कि आलो आज से मैंने दारू फेंक दी। एक खड़ा होकर बोला सर ये तो फेंक दिया, लेकिन वो माइन एक पेटी पड़ी अंदर, वो उसका क्या होगा? उसने कहा फोड़ दो उसको। तो दारू भी क्या, मैं आज से दारू शराब नहीं पीऊंगा। किसने कहा दिए? बाबर ने कहा। घोषणा की थी, कब की थी? खानवा युद्ध से पहले की थी, यानी सेना तैयार नहीं हो रही थी। तो एक भाई साहब ने खड़े होकर कहा कि हमारे कुरान में तो ये भी कहा जाता है, कुरान को मानने वाला व्यक्ति जो है वो तो ये भी कहती कुरान थी कि अपने ही जाति के जो व्यापारी हैं उनसे कर नहीं लिया जाता। तो बाबर ने कहा कि आज के बाद में हम कर नहीं लेंगे। तो इन्होंने तमगा कर जो लिया जाता था उसको माफ कर दिया था उनके लोगों से, है ना। तो ये भी चीज ध्यान में रखना।
सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को, देखो इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जब सभी राजाओं को इकट्ठा किया था खानवा ने, जो सांगा था, सांगा ने सबके पास में पत्थर भेजे थे और पत्थर भेजकर ये कहा कि हम एक ही झंडे के नीचे लड़ेंगे और ये विदेशी जो शक्तियां हैं इनको हम खात्मा करेंगे, इनको, इन मुगलों को हम अपने देश से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। इसलिए से सभी राजाओं को पत्थर भेजकर क्या की थी, इन्होंने अपनी सहायता मांगी थी, विनम्र निवेदन किया कि आप आओ, हम एक झंडे के साथ में नीचे लड़ेंगे। और इस पत्थर भेजने वाली जो प्रथा है इसको कहते हैं पाती पर्वन की प्रथा। कौन सी प्रथा? पाती पर्वन प्रथा। तो सांगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने कौन सी प्रथा अपनाई थी? तो पाती पर्वन प्रथा अपनाई थी, है ना। इसके तहत राजाओं को बुलाया था। ठीक है, आगे राणा का सहयोग, राणा सांगा का सहयोग करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति आए थे, कौन कौन से राजा आए थे, ये ध्यान रखना। आमेर का राजा उस टाइम पर था पृथ्वीराज, वो आया था। मारवाड़ का राजा तो था गांगा और उसका एक बेटा था मालदेव, ये मालदेव आता है। और ये गांगा मालदेव को कितनी हजार सैनिक सहायता? तो 4000 सैनिक सहायता देकर भेजता है, किसको? मालदेव को। बीकानेर का एक शासक था जेत सिंह, इस जेत सिंह ने अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था, ना। कल्याणमल शासक नहीं था, शासक जेत सिंह था और कल्याणमल तो इसका बेटा था, तो इसको भेजा था ना। मेड़ता का कौन था? बिरमदेव था। ईडर का कौन था? भारमल। मैंने बात की थी ना कि राणा सांगा शासक तो किसको बनाता है? भारमल। ईडर को, रायमल को बनाता है, लेकिन रायमल की कुछ दिन बाद में मृत्यु हो जाती है, तो शासक कौन बन जाता है वहां पर? भारमल। तो भारमल सहयोग करने के लिए आता है, किसका? राणा सांगा का। चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, बिल्कुल सही बात है। सिरोही का अख्यराज देवड़ा आता है, वागड़ का उदय सिंह आता है, देवलिया का बाघ सिंह आता है, सलुम्बर का रतन सिंह चुंडावत आता है। वही चुंडावत जो लाका का पुत्र था चुंडा, वो चुंडा को सलुम्बर की जागीर दी जाती है और वही सलुम्बर के जागीरदार आगे चलकर क्या कहलाए? चुंडा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए। तो वही चुंडावत कौन से? रतन सिंह चुंडावत आता है। सादड़ी का था झाला आजा और इस झाला आजा ने राणा सांगा का जो राज मुकुट है वो धारण करके क्या किया था? लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, ना। मेवात से आया था हसन खां मेवाती। अफगान शासक कौन था? महमूद लोधी, ये इब्राहिम लोधी का भाई था। राणा सांगा ने कहा कि तू हमारे साथ से लड़, बाद में जीत जाएंगे तो तुम्हें अपना राज्य वापस दे दिया जाएगा, ना। ये बात भी कही थी। घायल होने के कारण राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा और सादड़ी का झाला अज्जा जो है वो युद्ध में क्या हो जाता है? युद्ध का नेतृत्व करता है और नेतृत्व करते हुए जो मुगल सेना थी उस पर टूट कर पड़ती है और टूट कर पड़ने से झाला अज्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां का था? ये सादड़ी का था, ना। युद्ध में बाबर की जीत हुई और उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी की उपाधि का मतलब क्या है? कि धर्म के लिए युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो गाजी, और जो धर्म युद्ध था उसको बोलते हैं कौन सा? जिहाद, है ना। और धर्म के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन सा है? गाजी। इसने कहा कि मैं तो धर्म के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं, तो गाजी इसकी उपाधि। राणा सांगा को घायल अवस्था से बाहर निकाला तो कहां लाया गया था? बसवा दोसा में लाया गया था। और बसवा दोसा में जो राणा सांगा है, इस सांगा का चबूतरा बना हुआ है। कहां पर? बसवा दोसा में, है ना। ये चीज भी रखना। बस में एक क्षेत्र पर था इरीच, और इरीच कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इस नामक यहाँ पर सांगा को क्या कर दिया था? उसके साथियों ने जहर दिया। जैसे ही सांगा जैसे होश में आया, तो पहले सांगा बेहोश था, तो जैसे बसवा दोसा से बाद में ये सांगा जैसे ही होश आया, तो होश आने के बाद में इसने कहा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? मुझे बाहर क्यों निकाला गया था? मैं तो लड़ता, उनसे लड़ता हुआ मैं उनको मार देता, मैं ऐसे कर देता, वैसे। इसके जो मंत्री वगैरह, दरबारी वगैरह था, उन्होंने बहुत ने समझाया कि साहब कैसे मार देता, वो ज्यादा थे, हम कम थे, उनके पास में तोपे थी, उनके पास में तुरगमा पद्धति थी, उनके पास में वो चीजें थी, और हमारे पास में तो कुछ भी नहीं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। तो इस युद्ध में सांगा यहाँ बाहर निकाला गया था और वो लड़ता हुआ मारा गया था। तो इस युद्ध में जीतता कौन है? बाबर जीत जाता है और सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। सांगा ये कहता है कि मुझे वापस जाना है, तो ये वापस यहाँ से चला जाता है और एक रिच जो यूपी में पड़ता है, और वहां जाता है। तो वहां पर जाते ही रेस्ट करते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे, इसके जो सामंत वगैरह थे, इन्होंने सोचा कि ये बिना मतलब हमें मरवाएगा, तो इसको क्या कर देते हैं? वहां पर जहर देते थे, और जहर देने के कारण पर वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 30 जनवरी 1528 को। कब मृत्यु हो जाती है? 30 जनवरी 1528 को। एक क्षेत्र पड़ता है कहां पर? कालपी। कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस कालपी में इसकी मृत्यु हो जाती है राणा सांगा की। कब? 30 जनवरी 1528 को। ध्यान रखना, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और ये शहीद दिवस राणा सांगा के उपलक्ष्य में नहीं, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी ना इस दिन, इसलिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। ये चीज ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात करें कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार क्यों हुई थी, वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण हार हुई थी। तो देखो, एक तो बाबर के पास में तोपें थी।
और अपने वाले तोपें जानते ही नहीं थे। तो बाबर ने देखो तोपें इस प्रकार से लगाई थी, है ना, ये बाबर की तोपें थी इस प्रकार से, ये बाबर की तोपें थी और यहां पर ये राणा सांगा की सेना थी। अब जैसे ये तोपें छोड़ी जाती तो यहाँ के जो लोग थे वो तो मर जाते थे, है ना, आगे वाले सैनिक जैसे ही मर जाते थे तो मरने के बाद में जो बाकी लोग थे वो जैसे मान लीजिए अलग अलग, जैसे मैं बताऊं ये लड़ते किस प्रकार थे, लड़े किस प्रकार से थे। तो ये जो मान लीजिए मालदेव है, तो मालदेव यहाँ पर अपनी सेना लेकर आया 4000, ये यहाँ पर जैसे पृथ्वीराज है ये 5000 सेना लेकर आया, ये यहाँ पर सांगा के जो सलुम्बर का है, सलुम्बर का कौन है, रतन सिंह चुंडावत खड़ा है, ये कुछ सेना लेकर आए, ये इधर मान लीजिए ईडर का जो है वो, ये मान लीजिए यहाँ पर मेदिनी राय खड़ा है, चंदेरी का है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर खड़ा है राणा सांगा। अब इस युद्ध में होता क्या था कि यहाँ पर जैसे मालदेव खड़ा है तो मालदेव के पीछे, मालदेव यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है, तो मालदेव की 4000 सेना पीछे खड़ी है ना, और गलती से यहाँ पर सामने जैसे मान लीजिए 5 ही मिनट में मालदेव की मृत्यु हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी सेना बाहर हो जाती थी। ये क्या करती थी, इन बाकी जो लोगों थे इनका आदेश नहीं मानती थी, ये सिर्फ और सिर्फ किन का फॉलो करती थी, जो इनका सेनापति थी, जो इनका सेनापति है, जो इनका सेनापति इसको लेकर आया था उसी का आदेश फॉलो करती थी। तो इस कारण से जैसे ये मर गया सेनापति, ये वापस बाहर आ जाती थी। जैसे मान लीजिए इधर पृथ्वीराज कच्छावा खड़ा है, तो पृथ्वीराज कच्छावा बाकी सेना लेकर आया, जैसे मान लीजिए 7000, तो ये 7000 सेना अगर 15-20 मिनट में पृथ्वीराज कच्छावा की मृत्यु हो गई तो ये बाकी की पूरी सेना बाहर। तो यहाँ पर इस प्रकार से सैनिक सहायता कम, तो ये थोड़ी सी एक कमी थी सेना में, एकता की कमी थी। अगर बाकी सब तो आ गए थे लेकिन एकता आ जाती तो शायद युद्ध जीत जाता था। तो एकता की कमी थी। एकता की कमी क्यों? क्यों सारे अलग अलग खाने में बट रहे थे, है ना, अलग अलग खानों में बट रहे थे, सभी एक ही सेनापति होता और उसी के आदेश पे चलती तो शायद यह युद्ध जीत जाते। लेकिन अब क्या फायदा, है ना। यहाँ पर खड़े हैं कौन, रतन सिंह चुंडावत, है ना। अब रतन सिंह चुंडावत मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से लड़ने की रणनीति थी। अब बाबर ने क्या किया, तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति का मतलब तीनों ओर से, जैसे यहाँ पर सेना खड़ी है, तोपे वगैरह, अब बाबर एक सेना यहाँ से लेकर एक सेना यहाँ से, मतलब एक सेना की टुकड़ी जो है वो यहाँ से आक्रमण करती, एक जो टुकड़ी है वो इधर से आक्रमण कर रही है, इधर से। अब भाई साहब तीनों ओर से अपने वालों में क्या होता, सामने से एक व्यक्ति लड़ रहा है तो एक ही व्यक्ति के साथ में हम एक व्यक्ति से लड़ेंगे। अब वो कोई मान लीजिए ऐसे लड़ रहा है सामने से ऐसे एक दूसरे से, और पीछे से आकर किसी ने तलवार से उसकी किला, तो इस प्रकार से क्या हुई थी, ये तुलगमा पद्धति थी उनके पास में, तोपों की तोप थी, तुलगमा पद्धति थी, बाबर की सेना में एकता थी, सांगा की सेना में एकता नहीं थी। और क्या क्या कारण थे, तो सांगा के साथ में कुछ लोगों ने विश्वासघात भी किया था। कौन कौन थे लोग वो जिन्होंने विश्वासघात किया, तो विश्वासघात किया था, एक तो आपका जो राय सिंह था, उस राय सिंह का था एक सहलदीद तंवर नाम का व्यक्ति था। उस तंवर जो सहलदीद तंवर है, ये सहलदीद तंवर बाबर की सेना में जाकर मिल जाता है, तो बाबर की सेना में मिला तो विश्वासघात किया। एक आपका था नागौर का, और नागौर का शासक था खानजादे, ये खानजादे भी क्या करता है, बाबर के साथ में मिल जाता है, जिस कारण से सांगा की क्या हुई, हार हुई थी इस युद्ध में, ठीक है ना। और सांगा की जो सेना थी उसमें एकजुटता नहीं थी। इनके पास में, सांगा के पास में भार थोड़ी जो वजन में तो भारे होते हैं, जो मतलब वजन में ज्यादा होते हैं वो हथियार थे, जबकि खानवा के युद्ध में जो बाबर की सेना थी और उसके सैनिक थे, उन सैनिकों के पास में थोड़े से हल्के क्या थे, हथियार थे, जिस कारण से वो युद्ध जीत लेते हैं कौन, बाबर। और बाबर फिर भारत में क्या कर लेता है, मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है, और मुगल साम्राज्य की नींव डालने के कारण बाबर यहाँ पर क्या कर लेता है, शासन कर लेता है, मुगल बादशाह बन जाता है। भारत में पहलतम मुगल बादशाह कौन है, बाबर है ना। तो युद्ध में बाद में सांगा की मृत्यु हो जाती है, कहां पर, कालपी नामक जगह पड़ती है यूपी में, वहां पर होती कब 30 जनवरी 1528 को। तो आज हमने ये चीजें देखी है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।